लोग फ़ी हाइक के खिलाफ में लड़ रहे थे तो सब जगह देश में एक नैरेटिव चल रहा था कि मोदी किसी के सामने नहीं झुकता है। जेएनयू ने उसको झुका के छोड़ा। आज हमारा फ़ी 180 रुपया ही है और वो बढ़ रहा था 12-13 हज़ार पर। आपको पता होना चाहिए जेएनयू में पढ़ने वाले 40% लोग बीपीएल कैटेगरी से। पूरे राजद के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 26 साल की लड़की राष्ट्रीय प्रवक्ता बन रही है, काफ़ी कम। तो फिर लगा कि अब पढ़ने के लिए अब सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये था कि टिकट कैसे कराएं, जाएं कैसे, दिल्ली बहुत दूर है। उस समय भी यही लगता था। फ़ोन नेटवर्क, उस समय फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो कैसे क्या करते। तो घर में ही सामान पड़ा था, घर का छत ढलैया हुआ था, तो उसी सेंटिंग का सामान बेच के कुछ करके टिकट का जुगाड़ हुआ, यहाँ पहुँचे, एडमिशन हुआ और उसके बाद पढ़ाई और राजनीति साथ ही साथ में। हम लोग विरोध जब कर रहे थे तो इतना मारा पुलिस ने, इतना मारा कि मतलब अभी भी अगर उस मंजर को याद करते, क्योंकि मारना तो एक तरीके का फिजिकल वायलेंस हुआ, उसके अलावा जितनी फीमेल छात्राएं थी पीछे से पकड़ना, हाथ में पिन चुभाना, मतलब पुलिस के द्वारा ऐसी बातें जिसको आप बोलने से भी आपको कतराएंगे, मतलब इस तरह का काम उन लोग। नमस्कार, मैं हिमांशु कुशवाहा और आप जन अखबार देख रहे हैं। अभी हमारे साथ राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता सर जेएनयू की छात्रा प्रियंका भारती जी हैं। इनके बारे में बता दें कि ये अपने गांव की पहली लड़की है जिन्होंने जेएनयू की यात्रा की है। उस समय में तो हाँ उस समय पहली लड़की थी। सबसे पहले स्वागत है आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी पार्टी में इस पद पे जाने के लिए सालों साल तक लोग जद्दोजहद करते हैं, लेकिन आप छात्र विंग से सीधा राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। क्या टिप्पणी करना चाहेंगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ भी होता है, एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है कहीं भी पहुंचने का। जेएनयू में हम आए थे तो मुझे याद है 2017 में मैंने इसी गोदावरी हॉस्टल, जो आप पीछे देख रहे हैं, इसी गोदावरी हॉस्टल में मेस का चुनाव लड़ा था, मेस सेक्रेटरी का। उस समय चुनाव जीते। अपने ही डिपार्टमेंट में स्टूडेंट फैकल्टी कमेटी, जहाँ पे 5 प्रोफेसर 5 स्टूडेंट होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अपने डिपार्टमेंट को, उसमें भी चुनाव जीते। फिर 2018 में हम चुनाव लड़े गोदावरी हॉस्टल की प्रेसिडेंट का, उस समय भी चुनाव जीते। और हम पहले ऐसे छात्र एक्टिविस्ट थे सीआरजेडी से जिसको पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ने को कहा, और हम हॉस्टल में लड़े और उस साल भी जीते। उसी साल फिर चुनाव हुआ हमारा जेएनयूएसयू का 2019 में, उस साल फिर वहाँ चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ पे हार मिली। लेकिन काफ़ी लोगों ने समर्थन किया और आज तक उस प्रेसिडेंशियल डिबेट की लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद 2019-20 का आपको वो समय याद होगा जब जेएनयू का फ़ी बढ़ाया गया था और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। सिर्फ यहाँ नहीं, तमाम तरह के अलग अलग विश्वविद्यालय से लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो उस समय भी हम अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के हम लोग सभी लोग लड़ाई लीड कर रहे थे, सीआरजेडी स्पेशली। तो वहाँ से ये छोटी मोटी यात्रा नहीं है। 2020 में जब विधानसभा चुनाव था, पार्टी ने मुझे हर जगह जहाँ जहाँ पे भेजा, चाहे गलियों में हो, गांव में हो, जहाँ भेजा वहाँ पे पार्टी के लिए काम किया और लगातार काम करते आ रहे हैं। जो कुछ भी पार्टी का निर्देश रहा है, यहाँ पे सीआरजेडी को इतना हमने मजबूत किया है। आपको पता है जेएनयू में हॉस्टल में चुनाव निकालना बहुत मुश्किल होता है। 4-4 हॉस्टल प्रेसिडेंट छात्र राजद से जीते हुए यहाँ पर। तो ये एक प्रोसेस है और पार्टी ने भरोसा इसलिए दिखाया। पार्टी जो भरोसा दिखाया उसके लिए तो हम शुक्रिया करेंगे, क्योंकि पूरे राजद के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 26 साल की लड़की राष्ट्रीय प्रवक्ता बन रही है, काफ़ी कम उम्र है। लेकिन आपको उम्र के साथ साथ उसके सैक्रिफाइसेस, उसका जो पूरा इतिहास है, उसको देखना होता है। तो पार्टी ने अगर भरोसा दिखाया है तो हम उस पर काम करने का पूरा कोशिश करेंगे। जब जेएनयू में अध्यक्ष के चुनाव लड़ी थी तो क्या क्या समस्या आई थी और किनका किनका सहयोग रहा था? देखिए, जिस समय चुनाव लड़े थे तो उस बड़ी एकदम नई, बोलते हैं ना कि बच्चा संगठन है, अभी बस उसकी जड़ें हमने लगाई हैं। यहाँ पर जेएनयू में एक पौधा है जो पनप रहा है और उसको हम लगातार सींच रहे हैं। तो 2018 में ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर शुरू हुआ। 2019 में जब हम चुनाव लड़े थे तब तक में भी इस कैंपस में बहुत कम लोग थे जो लालू जी को एक्सेप्टेंस मानते थे। सिर्फ वो बहुजन तबका, जो प्रोग्रेसिव तबका था, वो उनको एक्सेप्ट करता था और उनके विचारों को वो लोग अपने अंदर सहेजे हुए थे, पर बोलने से सभी हिचकिचाते थे। पर जब से ये कैंपस में सीआरजेडी का उदय हुआ है, मंडल का भी नाम गूंजने लगा। पहले भीम तक सीमित थे, ज्योतिबा की बात होती थी, बाबा साहब की बात होती थी, पर मंडल के बारे में ये लोग का ये था कि ओबीसी आ गया तो मेरिट खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे मंडल के नारे इस कैंपस में गूंजने शुरू हुए। तो ये है हमारा एक्सेप्टेंस, और ये मजबूर है हमें एक्सेप्ट करने को, क्योंकि उनके पता है कि कब तक आप पिछड़ों को धकेल करके, उनको एकजुट कर करके समाज बिना उनके कैसे आप आगे बढ़ा लीजिएगा। 60% आबादी है उनकी, तो उनको अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, उनका बात नहीं कर रहे हैं, उनके मसीहाओं को आप याद नहीं कर रहे हैं, तो आपकी राजनीति नहीं चलेगी, ना ही समाज चलेगा। किनका किनका साथ मिला था उस समय मजबूती से?
उस समय तो सबसे मजबूत थे हमारे उस समय विपक्ष में नेता थे अभी हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, उन्होंने ही कहा था यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। तो उसके बाद उनका आदेश आया, हम लोगों ने पालन किया, हम वहाँ लड़े। तैयार नहीं थे पूरी तरह से, पर लगा कि ठीक है पार्टी साथ में है, सभी का समर्थन है, उनका हाथ है पीठ पर, तो फिर किस बात के लिए घबराना। आलोक सर थे उस समय में, बहुत बहुत मदद रहा उनको, आलोक मेहता आप जानते होंगे उनको। उसके अलावा प्रोफेसर नवल किशोर सर जो राजधानी कॉलेज में ही प्रोफेसर हैं, उनके बना तो ये संगठन बनता ही नहीं, उनके कारण आज यहाँ पे संगठन चल रहा है। उसके अलावा मनोज सर का भी हमेशा गाइडेंस मिलता रहा है, और उसके अलावा संजय जी तो हैं ही। छात्र आंदोलन में आपके ऊपर लाठी भी चली थी पुलिस की, क्या था मामला और क्या क्या हुआ था उस समय? देखिए उस समय में जब हम लोग फ़ी हाइक के खिलाफ में लड़ रहे थे तो सब जगह देश में एक नैरेटिव चल रहा था कि मोदी किसी के सामने नहीं झुकता है। जेएनयू ने उसको झुका के छोड़ा। आज हमारा फ़ी 180 रुपया ही है और वो बढ़ रहा था 12-13 हज़ार पर। आपको पता होना चाहिए जेएनयू में पढ़ने वाले 40% लोग बीपीएल कैटेगरी से आते हैं, हम भी उसी कैटेगरी में से थे। लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, लड़ाई उन 40% छात्र छात्राओं की नहीं थी, लड़ाई काफ़ी आगे की थी। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ वंचित रह जाती शिक्षा से। इसी कैंपस से चंदू निकले थे, उन्होंने ही कहा था कि हम अगली पीढ़ी के दारोमदार अपने कंधों पर लिए हुए हैं, अगर आगे की पीढ़ियां वंचित रह गई तो हमसे सवाल पूछेंगी, तो उस सवाल का हम क्या जवाब देंगे। उनकी हत्या का आरोप भी आपके पार्टी के सांसद के ऊपर देखिए, तो हत्या का आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना वो काम होता रहता है, पर आपको न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए। न्यायालय में जो लोग उसमें लिप्त थे उसको सजा हुई, ऐसा नहीं है कि न्यायालय ने छोड़ दिया। इनफैक्ट जो उस समय सरकार में थे, लालू प्रसाद जी की सरकार थी, उन्होंने खुद सीबीआई तक ये मैटर पहुंचाया कि सीबीआई इसको देखे। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि जो सरकार बीच बचाव नहीं कर रही, उस मैटर को सीबीआई को सौंप रही है, इससे ज़्यादा एक सरकार क्या करेगी। और आप पूछ रहे थे कि फ़ी हाइक आंदोलन में और क्या हुआ। उस समय में हम लोग विरोध जब कर रहे थे तो इतना मारा पुलिस ने, इतना मारा कि मतलब अभी भी अगर उस मंजर को याद करते, क्योंकि मारना तो एक तरीके का फिजिकल वायलेंस हुआ, उसके अलावा जितनी फीमेल छात्राएं थी पीछे से पकड़ना, हाथ में पिन चुभाना, मतलब पुलिस के द्वारा ऐसी बातें जिसको आप बोलने से भी आपको कतराएंगे, मतलब इस तरह का काम उन लोगों ने किया था। मुझे तो जो मारा था, मेरे पैर में ट्यूमर हो गया था जिसका इलाज पिछले साल ही सफदरजंग हॉस्पिटल में हुआ। पर क्या किया जाए, अब जवानी में नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, इतनी ताकत फिर कब बचती है, किस उम्र के पड़ाव पर। आपका रिजल्ट जेईई मेंस में भी आ गया था और जेएनयू में भी आ गया था। अच्छा, आपको ये बात पता है? हाँ पता है। जी, उस साल जिस समय और आप जेएनयू चुनी, जेईई मेंस को छोड़ दी, जबकि बिहार के सभी माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी बने, बट आप जेएनयू चली आई। पर उस सपने को पूरा करने के रास्ते में पैसा, आर्थिक मदद बहुत बड़ी कड़ी होती है। अगर मेरे मम्मी पापा और मुझे खुद भी ऐसे इंटरेस्ट बहुत कम था, मैथ्स में काफ़ी कम नंबर आए थे। भले लोग कहते हैं बिहार से जो लोग होते हैं उनका मैथ्स बड़ा तगड़ा होता है, पर मैथ्स में कम नंबर थे और मेरी इच्छा नहीं थी, पर पापा मम्मी की इच्छा थी, बस इसलिए एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम भी दे दिए। उस साल मुझे लगता है कि ओबीसी का कट ऑफ 70 के अराउंड गया था 2016 में, उसी साल मेरा इंटर हुआ है। उस समय मुझे 140 नंबर थे, सीधे डबल, तो आराम से एनआईटी वगैरह तो मुझे मिल ही जाता, लेकिन उधर नहीं गए। जैसे ही पता चला जेएनयू में हो गया है और फीस खोल के सबसे पहले फीस चेक किया, 108 रुपये। दिमाग एकदम लगा कि ऐसा भी होता है क्या इस देश में कि 108 रुपये में पढ़ाई होती है, स्कूल भी 108 में नहीं पढ़ते हैं। तो फिर लगा कि अब पढ़ने के लिए अब सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये था कि टिकट कैसे कराएं, जाएं कैसे, दिल्ली बहुत दूर है। उस समय भी यही लगता था, फ़ोन नेटवर्क, उस समय फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो कैसे क्या करते। तो घर में ही सामान पड़ा था, घर का छत ढलैया हुआ था, तो उसी सेंटिंग का सामान बेच के कुछ करके टिकट का जुगाड़ हुआ, यहाँ पहुँचे, एडमिशन हुआ और उसके बाद पढ़ाई और राजनीति साथ ही साथ चला। घर वालों को बहुत बार चिंता ये भी हुई कि पढ़ने गई है, राजनीति में इन्वॉल्व होगी तो पढ़ाई ख़राब होगी, ये होगा। पर आपको बता दें, हम ग्रेजुएशन चाहे मास्टर्स दोनों में मेरा डिस्टिंक्शन है, क्लास के टॉपर तक रहे हैं। अभी पीएचडी कोर्स वर्क में सबसे हाईएस्ट नंबर आया है। तो आप कहिए तो एक तरह से अगर पीएचडी कोर्स वर्क का गोल्ड मेडलिस्ट निकाला जाए तो उसमें भी नाम चला जाएगा। पर वही है ना कि आपको तालमेल बिठाना होता है। जो कहते हैं कि आप शिक्षा जब कर रहे हैं तो खाली पढ़ने गया है ना, पढ़ो। राजनीति उसी शिक्षा का है, शिक्षा से जुड़ी है। शिक्षा में आपकी किताबों में क्या होगा, किताब से क्या हटाया गया, किसका इतिहास मिटाया गया, किसका इतिहास उसमें लिखा गया, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से समझेंगे। दोनों का तालमेल बिठाना ही और समाज को साथ लेके चलना ही। अगर युवा या युवती कोई राजनीति में नहीं आएंगे, आप बदलाव लाने का सपना कैसे देखेंगे। युवाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो उनकी बात कौन करेगा। जेएनयू के छात्रों पर आरोप लगता रहा है कि उग्रवादी, देशद्रोही, आतंकवादी समर्थक होते हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, सवालों से बहुत
दिक्कत है आरएसएस को, बीजेपी जैसे लोगों को। आज सत्ता में कौन लोग हैं आपको पता है। जैसे ही इनसे सवाल पूछेगा, कल ही बीजेपी एक प्रवक्ता है, वो कह रही हैं जाति व्यवस्था तो भारत में थी ही नहीं, जाति व्यवस्था पुर्तगाली लेके आए हैं, जाति व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। तो ये ऐसे लोग हैं। सवाल इनसे पूछिएगा तो ये आपको टुकड़े टुकड़े गैंग। अभी किसान जब रोड पे आते हैं, फार्मर बिल के खिलाफ लड़ते हैं तो उनको खालिस्तानी बोला दे गया। देते हैं। प्रोफेसर जब लड़ते हैं तो उनको अर्बन नक्सली बोल देते हैं। तो इनका ये तरीका हो गया है, किसी को भी ख़त्म कैसे करना है, कुछ टैग दे दो, ख़त्म कर दो। सवाल का जवाब देने की ज़रूरत, हैसियत होगी, इन पढ़े लिखे होंगे, थोड़ी समझदारी होगी, तब ना समझ की बात करेंगे। खाली नाम बोलो, टर्मिनोलॉजी दो, ख़त्म कर दो, ये इनका रवैया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद बताइए, आप ही की देश में यूनिवर्सिटी है, आप ही के फंड से ये चल रहा है, हर साल रैंकिंग में भी टॉप पे रहता है, तो टॉप में भी रह रहा है और आतंकवादी गतिविधि भी कर रहा है, ये कैसे साथ साथ चलेगा।